हम्म, देखिए, ये क्या चीज है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल ट्रेड में आता क्या है। इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब होता है कि आप जब किसी दूसरी कंट्री से सामान खरीदते हो तो उसको बोलते हैं ट्रेड। और जब अलग अलग कंट्री एक दूसरे से सामान खरीदती हैं तो उस पूरे प्रोसेस को बोल दिया जाता है इंटरनेशनल ट्रेड। जब हमारी इंडिया के अंदर अगर कंट्री सामान कोई जैसे हमारे इंडिया के अंदर अगर कोई सामान बेच रहे हैं तो लोकल लेवल पे होता है। तो लोकल लेवल पे तब इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये होता है कि जब आप बाहर से सामान खरीदते हो, बाहर से सामान आता है, तो इन सबका कोई ना कोई तो लेखा जोखा रखेगा ना। कोई ना कोई लिख के रखेगा कि हाँ कितना सामान आया है, कितना गया है, ताकि पूरा कैलकुलेशन हो। तो ये सब बहुत ही अच्छी तरीके से काम किया जाता है। तो ये पूरा चार्ट बना दिया गया है। जैसे इंटरनेशनल ट्रेड में लिखा है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट दो चीजें होती हैं। इंपोर्ट मतलब होता है चीजों को खरीदना। ठीक है। हम किसी कंट्री से क्या खरीदते हैं, जैसे हो गया मोबाइल फोन हो गया, चाइना से खरीदा जाता है। हाँ, और विंडो सॉफ्टवेयर हम लोग अमेरिका से खरीदते हैं। इस तरीके से अलग अलग कंट्री से हम लोग अलग अलग चीजें खरीदते हैं। तो वो क्या हो गया, इंपोर्ट हो गया। तो अब इंपोर्ट है हो गया, अगर इंपोर्ट आ रहा है, अब मानिए वही चीज जैसे यहाँ पर मोबाइल फोन बन रहा है, यहाँ पर अपनी माइक्रोमैक्स इंडिया की कंपनी है, ठीक है। तो माइक्रोमैक्स मोबाइल बना रही है, वो बन रहा है 12,000 रुपए में। अब चाइना सस्ता मोबाइल बेच रहा है, वो सिर्फ 8,000 रुपए में बेच रहा है। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो इंडियन जो बायर्स होंगे वो क्या करेंगे, वो चाइना का मोबाइल प्रेफर करेंगे। तो ऐसे में देखा जाएगा कि इंडिया की तो कंपनी बर्बाद हो गई, क्योंकि वो कभी भी अपना मोबाइल 8,000 में तो लाएगी ही नहीं। इसके लिए गवर्नमेंट ये ड्यूटी लगाती है कि कहती है कि ठीक है चाइना, आप आपकी मर्जी, इंटरनेशनल ट्रेड की बात होती है तो ठीक है, आप लाइए सामान, लेकिन हम आप पर टैक्स लगा दे रहे हैं। ठीक है। तो जो 12,000 रुपए का इंडिया में मोबाइल, वही 12,000 का यहाँ पर भी पड़ेगा। मतलब उन्होंने टैक्स कितना लगा दिया, उनका था 8,000 रुपए का मोबाइल था, उन्होंने टैक्स लगा दिया 80% के लमसम, मानिए टैक्स लगा दिया। तो वो पहुंच गया जाके 12-13 13 हजार रुपए का मोबाइल या 12,000 रुपए का मोबाइल पहुंच गया। तो अब देखा जाए इंडिया का मोबाइल और चाइना का मोबाइल की प्राइस बराबर हो गए। तो अब जितना लगाया उसने कितना, 4,000 रुपए बढ़ा दिया टैक्स। ठीक है, 4,000 रुपए टैक्स लगा दिया, उसे बोलते हैं हम लोग टैरिफ। तो जो गवर्नमेंट ने 4,000 रुपए लगाया टैरिफ, वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू हो गया। अब वो जब मार्केट में आएगा तो उसकी प्राइस कितनी होगी, तो प्राइस उसकी हो जाएगी 12,000 रुपए। सीधी सी बात ये समझिए, जो चाइना था, ठीक है, चाइना मोबाइल बेच रहा था, हम उससे खरीद रहे हैं, तो वो बेच रहा था 8,000 रुपए में। ठीक है। हमारी कंट्री जो है मोबाइल बना रही है 12,000 रुपए में। अब ऐसे में क्या होगा, लोग चाइना का मोबाइल खरीदना चाहेंगे, तो हमारी कंट्री की इंडस्ट्री तो बर्बाद हो जाएगी। अब इसको काउंटर करने के लिए क्या किया गया, गवर्नमेंट ने कह दिया हम इन पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगा देंगे 4,000 रुपए की। तो अब 12,000 के दोनों मोबाइल हो गए। जो जो पर्सन है कस्टमर, उसको तो मिल रहा है 12,000 रुपए का मोबाइल। तो ये एक तरीके से सेफली किया जाता है, ताकि हर इकोनॉमी सही तरीके से काम करती रहे, इसलिए ये इंपोर्ट हो गया। अब एक्सपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट का मतलब होता है हम जब किसी को सामान बेचते हैं उसे बोलते हैं एक्सपोर्ट बोलते हैं। जैसे इंडिया में राइस, ठीक है, तो चावल जो है इंडिया में बाहर एक्सपोर्ट किए जाते हैं, जैसे पाकिस्तान को बेच रहे हैं, ठीक, अमेरिका को बेच रहे हैं। तो ये बेच रहे हैं, तो इस पर भी गवर्नमेंट टैक्स लेती है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप बेचिए, तो लेकिन हम आप पर रुपए कुछ ना कुछ टैक्स लेंगे, तो इसे बोलते हैं एक्सपोर्ट। ये भी ध्यान रखती है ना गवर्नमेंट की, ऐसा ना हो कि जो चावल इंडिया में जो है, ठीक है, शॉर्टेज पड़ जाए, आप हद से ज्यादा बेच दो, बाहर बेच दिया महंगे पैसा कमाने के लिए। तो ये भी ध्यान रखती है, इसलिए इंपोर्ट कितना सामान आया, कितना खरीदा गया, कितना बेचा गया, सारा गवर्नमेंट के पास लिखा हुआ होता है। ठीक है, ये दो चीज क्लियर हुई। अब आगे आता है टैरिफ। ठीक। तो ये इंपोर्ट का पार्ट पार्ट होते हैं दो, एक होता है टैरिफ और एक होता है नॉन टैरिफ। तो पहले तो टैरिफ, टैरिफ का मतलब होता है, सीधी सी बात है, कि आप किसी पर कितना टैक्स थोप सकते हो। ठीक है, टैक्स लगाना इज कॉल्ड टैरिफ। टैक्स आप कितना कितना ज्यादा थोप सकते हो, टैक्स उसी को बोलते हैं हम लोग टैरिफ बोलते हैं। तो टैरिफ चार टाइप का लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, क्वालिफिकेशन, पर्पज और ट्रेड रिलेशन।
तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन की बात करते हैं अगर, ठीक है, तो ओरिजिन का मतलब होता है कि वो कहाँ से आया, वो किस कंट्री से आया। मानिए एक सामान है, ठीक है, एक कोई मटेरियल है, ठीक है, तो वो मटेरियल हमारा चाइना से आया हुआ है, वियतनाम से आया है, दो कंट्री से वो आया है। तो अब हम ये देखेंगे कि किस कंट्री से है, चाइना से आया, वियतनाम से आया, ठीक है, चलो 5% इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दे रहे हैं। इससे क्या होगा कि देखो, फ्री में तो कोई भी सामान नहीं देता है, जब तक उनके बीच में कोई ना कोई ट्रेड रिलेशन ना बनाया गया हो, तो फ्री में तो कोई भी नहीं देगा। तो टैक्स लगाते हैं, जैसे आपको पता हो हाईवे पे जब हम लोग चलते हैं तो टोल टैक्स लगता है गाड़ियां निकलने के लिए। वैसे ही ये एक तरीके से इफ किसी कंट्री का सामान आप दूसरी कंट्री में लाओगे तो टोल गेट होता है एक तरीके से, ये मान लीजिए इंटरनेशनल ट्रेड उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो टोल गेट है कि आप सामान लेके आ रहे हो, पहले हमको टैक्स दो, इसके बाद आप अंदर जाओ। अब वो टोल टैक्स को कई टाइप में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे लिखा है यहाँ पे कि ओरिजिन कहाँ से हुआ, क्वालिफिकेशन क्या है सामान की, पर्पज क्या है उसका, ट्रेड रिलेशन कैसा है कंट्री के बीच में, तो अलग अलग तरीके से उसको डिफाइन कर दिया गया, ठीक है। तो टैरिफ में लिखा है पहला तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो ओरिजिन का मतलब होता है कि हम किसी से सामान खरीद रहे हैं, वो कहाँ पे पैदा हुआ, वो किस कंट्री में बना हुआ है, ठीक है। अगर चाइना और वियतनाम में बना हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो हमें ये पता लगा किस कंट्री में बना हुआ है और हमें तो उस कंट्री पे कितना हमें इम्पोर्ट ड्यूटी लगानी है। जैसे चाइना पे लगानी है 5% और वियतनाम पे लगानी है, चलो वियतनाम छोटा कंट्री, हम 4% लगा दे रहे हैं, ठीक है। तो वो आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन की इम्पोर्ट हो गया, ठीक है। अब लिखा है एक्सपोर्ट ड्यूटी। तो एक्सपोर्ट ड्यूटी का मतलब होता है कि हमारे यहाँ से कोई सामान है, ठीक है, हमारे यहाँ पे मानिए कि AK-47 बंदूक बन रही है, ठीक है, AK-47। अब ये अगर बाहर कंट्री में आप सेल करोगे, ठीक है, आर्मी के थ्रू ही जरूर जाएगी, लेकिन जब इसको आप सेल आउट करोगे किसी कंट्री का, वियतनाम को कर दे रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए गवर्नमेंट तो फिर टैक्स लगाएगी, तो उसे बोलते हैं हम लोग एक्सपोर्ट ड्यूटी। जो हमारे यहाँ पर सामान खरीदा जाए उस पे लगता है इम्पोर्ट ड्यूटी, अब जो बाहर जाएगा उस पे लगेगा एक्सपोर्ट ड्यूटी, सीधी सी बात है। अब आगे आता है ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन का मतलब होता है कि वो सामान की क्वाल कितना ज्यादा क्वालिटी मैटर करती है, वो सामान कितना इंपॉर्टेंट है, उसे बोल देते हैं हम लोग क्वालिफिकेशन, वर्ड बोल देते हैं। तो क्वालिफिकेशन आप ऐसे समझिए। देखिए क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो क्वालिफिकेशन को आप इस तरीके से समझिए कि जैसे मोबाइल फोन है, हम लोग यूज करते हैं कौन सा, एंड्रॉइड यूज करते हैं, और आता है एप्पल का आईफोन आता है, दो ही तो आते हैं मोबाइल फोन। अब आप अगर देखो एंड्रॉइड और एप्पल के जो आईफोन आता है, इन दोनों के अलावा भी तीसरा तो कोई मार्केट में चलता नहीं है, सिर्फ एंड्रॉइड और एप्पल के आईफोन चलता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ये दो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, हमको पता है कि ये टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी कंट्री ने कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बनाई है, ठीक है। हाँ, एंड्रॉइड और आईफोन दो तरीके के मोबाइल हैं। एंड्रॉइड मोबाइल सभी को पता है, और आईफोन। तो अब ये हमारे पास पता है कि ये टेक्नोलॉजी है, हमारी कंट्री नहीं है, हमें इनसे लेना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, इन पे थोड़ा एक्स्ट्रा टैक्स लगाते हैं, एक्स्ट्रा टैक्स लगाते हैं। अब जो एक्स्ट्रा टैक्स लगा रहे हैं उसी को बोल देते हैं हम लोग क्वालिफिकेशन की कैटेगरी में रख दिया गया है। देखो टैक्स तो सभी पे लगाया जाता है, सीधी सी बात है। अब उस टैक्स को कितना टैक्स किस पे लगाया जाएगा उसकी बात हो रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वालिफिकेशन को हमने बांटा है, तीन कैटेगरी में बांटा है, एक स्पेसिफिक, एक एड वोलेरम, एक लिखा है कंपाउंड, ठीक है। तो स्पेसिफिक को मतलब होता है कोई स्पेसिफिक कैटेगरी में है, जैसे मोबाइल फोन है, ठीक है, तो इंडिया में आ रहे हैं। अब उनके जो मॉडल्स होते हैं, जो आईफोन हो गए, उनके जो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, ये इंडिया में तो बनते नहीं है, आते हैं सब यूएस से आते हैं। तो इन पे स्पेसिफिक तरीके से कोई ड्यूटी लगा दी गई, जैसे 4 से 5% अलग से लगा दी गई ड्यूटी, उसको बोल देते हैं स्पेसिफिक। फिर लिखा है एड वलेरम, ठीक है। तो एड वलेरम का मतलब होता है जैसे एक एक ऐड कर ली गई कोई चीज, जैसे हमारे यहाँ पर आता है गेहूं है, ठीक है, वीट जिसको बोलते हैं, तो जो गेहूं है,
और राइस है, चावल। अब ये दोनों की बात हो रही है, गेहूं की बात हो रही है और वीट की बात हो रही है। अब ये दोनों को अगर आप कैसे इन पे अगर टैक्स लगाओगे, तो टैक्स लगाने का सबसे अच्छा तरीका होता है इन पे पर क्विंटल के हिसाब से, मतलब 100 kg पे 5 रुपए का लगा दिया गया टैक्स, ठीक है। तो फिर बोलते हैं हम लोग एड वलेरम, कि 100 kg पे हमने 5 रुपए का टैक्स लगा दिया, तो एड वलेरम, ऐड कर दिया टैक्स, ठीक है, उसे बोल दिया हमने एड वलेरम। फिर आता है कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब होता है स्पेसिफिक प्लस एड वलेरम इक्वल टू कंपाउंड। मतलब कि इन स्पेसिफिक टैक्स और एड वलेरम, इन दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो हमारा आ जाएगा कंपाउंड। इतना क्लियर हुआ कि स्पेसिफिक और एड वलेरम दोनों को अगर ऐड कर दोगे तो हमारा आ जाएगा कंपाउंड। अभी कंपाउंड, कंपाउंड जैसे पता है आपको, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट दो होते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि जो हर साल का टैक्स है वो उतना ही इस पे इंटरेस्ट रहता है। कंपाउंड में टैक्स, टैक्स तो होता ही है लेकिन अगली साल का भी वो बन जाता है, वो उसमें प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है, तो उसे बोलते हैं कंपाउंड। तो इसलिए स्पेसिफिक प्लस एड वलेरम। तो स्पेसिफिक मतलब किसी चीज पे लग रहा है, जैसे अलग तरीके से 4% टैक्स लगा दिया गया। एड वलेरम का मतलब होता है कि उसे एक बंडल के रूप में लगाया गया, कि जैसे आईफोन की बात हम करते हैं, ठीक है, उस पर 4% टैक्स अलग से लगा दिया गया। एड वलेरम का मतलब ये कहा गया कि पर 100 पीसेस पे 2% टैक्स अलग से लग रहा है। अब इन दोनों को ऐड कर दिया गया। तो ऐड करने का मतलब है अलग अलग कैटेगरी में ना रख के एक ही कैटेगरी में रख दिया गया, कि आईफोन पे 4% टैक्स लग रहा है स्पेसिफिक और 2% लग रहा है एड वलेरम। तो टोटल कंपाउंड टैक्स हो गया हमारा 6%, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे 4% टैक्स लग रहा है और एंड पर 100 यूनिट पे हमको 2% एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ रहा है, तो फिर बोलते हैं हम लोग कंपाउंड, ठीक है। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज। पर्पज मतलब होता है क्या, उसका उद्देश्य है। तो पर्पज का मतलब 3 टाइप में बांटा गया है। एक है रिवेन्यू ड्यूटी, एक है एंटी डंपिंग ड्यूटी, एक है हमारा काउंटर वैलिंग। तो रिवेन्यू का मतलब होता है कि रेवेन्यू जनरेट होना। गवर्नमेंट का मेन काम होता है उसको पैसे मिले ताकि उसकी कंट्री की इकोनॉमी चल सके। तो अब आप ये समझो कि कोई भी कंट्री है, पहली बात, कोई भी कंट्री किस तरीके से चलती है, उसको जरूरत होती है बहुत सारे पैसे की। क्योंकि अगर आप एक सिंपल लैंग्वेज में कंट्री को देखो तो कंट्री क्या है, एक, जैसे ये अपना इंडिया, एक ही सर्कल है वर्ड, ठीक है, यहाँ पे कहीं इंडिया है, ये छोटा सा इंडिया अपना है, ये अपना प्यारा भारत यहाँ पे है। अब क्या है, इसके अंदर देखा गया होगा, देखो, लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, पीएम होता है, सीएम होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, उन आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर, बैंक क्लर्क, ये सब जो गवर्नमेंट पूरे पूरी एक बॉडी बना दी जाती है जो इस कंट्री को चलाती है। ऊपर से नीचे तक अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे करके लाखों लोग होते हैं, मान लीजिए कि टोटल 10 लाख लोग हैं जो हमारी 130 करोड़ की पॉपुलेशन को मैनेज कर रहे हैं। तो अब ये जो 10 लाख लोग हैं, अब ये लोग काम क्यों करेंगे, तो ये पूरे तरीके से बना दिया जाता है कि सबसे ऊपर होता है इलेक्शन होगा, वो प्रेसिडेंट होगा, फिर पीएम होगा, पीएम के नीचे आ जाएंगे मिनिस्टर्स आएंगे, और अलग अलग स्टेट्स में जो हेड होगा उसको बना देंगे चीफ मिनिस्टर बना देंगे, उसके नीचे आएंगे मिनिस्टर्स आएंगे, फिर उसके नीचे एमएलए होंगे। इस तरीके से पूरी बॉडी बना दी जाती है ताकि वो सही तरीके से कोई भी इकोनॉमी काम करती रहे। अगर किसी को शिकायत करनी है अपने प्रधान से करेगा शिकायत, प्रधान नहीं सुनेगा तो वहां के विधायक से करेगा, जब विधायक नहीं कर पाएगा वो काम को तो विधायक जाके मंत्री के पास जाएगा, मंत्री मुख्यमंत्री के पास जाएगा, मुख्यमंत्री नहीं कर पाएगा तो पीएम के पास जाएगा। इस तरीके से एक बना दिया जाता है पूरा रोटेशन। तो इन सबको करने के लिए, चलाने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, तो रेवेन्यू जरूरत पड़ेगी। तो जो टैरिफ होता है, टैरिफ का मेन रीजन होता है रेवेन्यू जनरेट करना। तो रेवेन्यू जब आपको जरूरत है पैसे की खर्च करने के लिए, तो अब ये समझ लीजिए कि जब एक सिंपल सा लगा रहे हैं पैसे कमी आ गई, मानिए 100 करोड़ रुपए इस साल बजट में कम रह गया, ठीक, खर्च करने में, तो हमें 100 करोड़ और चाहिए। तो उसके लिए हमने रेवेन्यू ड्यूटी नाम से एक अलग से लगा दिया गया है टैरिफ, ठीक है, ये सिर्फ इसलिए लगाया गया है ताकि आप अपने यहाँ पे सही तरीके से बजट पूरा कर पाओ जो कमा रहा है। तो रेवेन्यू ड्यूटी हो गया। फिर आता है एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी का मतलब होता है, नाम से आपको याद आ रहा होगा, एंटी, एंटी, ठीक है, डंपिंग, डंपिंग मतलब किसी चीज को पटक देना। तो एंटी डंपिंग किसी चीज को नहीं पटकना, उसे बोलते हैं हम लोग एंटी डंपिंग। चाइना है अपना, अपना चाइना, अपना क्यों कहें कि ठीक है, तो चाइना है हमारा। अब चाइना का अगर बस चले तो वो सारा प्रोडक्ट इंडिया में पटक दे और इंडिया की सारी इंडस्ट्री बर्बाद हो जाए। तो इसके लिए ये उस पर ध्यान रखा जाता है कि देखो, पहली चीज तो ये उस पर ध्यान रखते हैं
कि इम्पोर्ट ड्यूटी खूब सारी लगाएंगे क्योंकि बहुत सस्ता सामान बनाता है, हमारे कंट्री के बराबर सामान की उसकी प्राइस आनी चाहिए। इसके बाद में कोई अलग चीज बना रहा है जो हमारे पास है ही नहीं, तो उसके लिए स्पेसिफिक ड्यूटी भी लगा दी गई। इसके बाद फिर देखा गया वो तब भी अगर सामान ज्यादा ना पटक दे, उसके लिए अलग से 2-3% लगा दिया गया कि हाँ, रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई कि आप 1 करोड़ यूनिट से ज्यादा मोबाइल फोन की आप इंडिया में नहीं ला सकते हो, अगर लाओगे तो एंटी डंपिंग ड्यूटी अलग से लगा देंगे हम 20% की। ठीक है, तो इसे बोलते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। अब जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसका रूल ये होता है कि आप किसी कंट्री को मना नहीं कर सकते हो कि हाँ ठीक है, हम आपसे सामान ही नहीं खरीदेंगे, आप हमें बेच ही नहीं पाओगे। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलती है, वो कहती है WTO कि आप जो है, आप किसी कंट्री को मना नहीं कर सकते हो, सामान खरीदना है बस आप उसको इस तरीके से मैनेज करिए ताकि आपका ही भला हो और उसका ही भला हो, ताकि सारी कंट्री के बीच में सहयोग बना रहे। अब एंटी डंपिंग ड्यूटी इसलिए लगाई जाती है कि कोई भी कंट्री हद से ज्यादा सामान हमारे यहाँ पर ना पटक सके, उसको रोकने के लिए लगाई जाती है एंटी डंपिंग ड्यूटी। अब फिर आता है काउंटर वेलिंग ड्यूटी। तो काउंटर वेलिंग ड्यूटी का मतलब होता है काउंटर करना। ये समझिए, आज के टाइम में अगर इंडिया में गेहूं की शॉर्टेज हो जाए, ठीक है, गेहूं की शॉर्टेज हो गई, तो ऐसी कंडीशन में उसे बाहर से मजबूरी है परचेज करना पड़ेगा, बाहर से गेहूं। या मान लीजिए कि गेहूं इंडिया में पहुंच गया 40 रुपए kg, बहुत ज्यादा महंगा हो गया गेहूं। ठीक है, और गेहूं जब 40 रुपए है तो आटा बन के घर में आते आते वो 50 रुपए का हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा महंगा है। तो अब क्या किया, यूएस से खरीद लिया गया, 20 रुपए kg के हिसाब से गेहूं खरीद लिया गया, इंडियन खरीद लिया, उसकी मजबूरी है क्योंकि इंडिया को क्या करना होता है, उसको ये भी देखना होता है कि जो हमारे गरीब लोग हैं उन पे भी दिक्कत ना हो। जो उनको मिलता है कंट्रोल का मिलता है सामान, राशन का मिलता है, तो राशन क्यों दिया जाता है, ताकि जो गरीब पॉपुलेशन है वो भूखी ना रहे। छोटे बच्चों को सरकारी स्कूल में खाना इसीलिए देते हैं। तो अब अगर 40 रुपए किलो गवर्नमेंट उनसे गेहूं खरीदेगी किसानों से, तो वो चलाएगी कैसे, मैनेज कैसे करेगी। इसके लिए वो बाहर से 20 रुपए kg गेहूं खरीद रही है। अब ये भी वो देखती कि किसान नाराज ना हो जाए, इसके लिए उनको जितना भी उसने बेचा, ठीक है, अलग से 2% 3% उनको रुपया दे दिया। मतलब ऐसा कहा गया उनसे कि हम आपसे आपको इंसेंटिव के तरीके पे हर किसान को 2-2 हजार रुपए की किस्त दे रहे हैं, फ्री में मुफ्त में दे रहे हैं। तो उसे बोलते हैं काउंटर वैलिंग ड्यूटी। मतलब काउंटर ऑफर करना उनको कि हाँ, हमें मजबूरी ये है, हम अपनी कंट्री से गेहूं नहीं खरीद रहे हैं क्योंकि आप 40 रुपए किलो दे रहे हो, तो हम यूएस से खरीद रहे हैं 20 रुपए किलो, क्योंकि हमें पूरी कंट्री को देखना है। तो इसके लिए आपको दिक्कत ना हो, इसलिए मैं आप दो सारे किसानों को 2 हजार रुपए का मुआवजा दे रहा हूँ। तो फिर बोल देंगे काउंटर वेलिंग ड्यूटी, ताकि अपनी अपनी कंट्री की इंडस्ट्री बर्बाद ना हो, अपने किसान पूरी तरीके से बर्बाद ना हो, इसलिए काउंटर वेलिंग ड्यूटी दी जाती है। फिर आता है ट्रेड रिलेशन। तो ट्रेड रिलेशन हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है सिंगल कॉलम, एक होता है डबल कॉलम। ठीक है, तो सिंगल कॉलम का मतलब होता है कि जब आप किसी सिंगल कंट्री से जब ट्रेड रिलेशन कर रहे हो तो उसे बोल देंगे सिंगल कॉलम। डबल कॉलम का मतलब होता है आप पूरी दुनिया से कर रहे हो रिलेशन। सिंपल वर्ड्स में बोला जाए कि ट्रेड रिलेशन, देखो किसी कंट्री की बात करते हैं, जैसे हमारा हो गया यूके, यूनाइटेड किंगडम, और इंडिया हो गया। इन दोनों के बीच में रिलेशन ऐसा नहीं है कि दोस्ती वाला हो कि ये मेरा दोस्त है मैं उसका दोस्त हूँ। इनके बीच में रिलेशन होता है, ट्रेड का रिलेशन होता है कि कौन कितना अच्छा व्यापार करता है, कौन कितनी उसको डिस्काउंट ही देता है। यही रिलेशन होता है फॉरेन अफेयर्स में, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। ठीक है, तो ट्रेड रिलेशन हमारा दो टाइप का होता है, एक सिंगल कॉलम होता है, एक डबल कॉलम होता है। सिंगल कॉलम हमारा होता है जैसे हमारा दो कंट्री के बीच में एक इंडिया और यूके, दो दो हैं तो उसको बोलते हैं सिंगल कॉलम बोलते हैं। डबल कॉलम होता है जो इंडिया, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कनाडा, यूरोप के सारे कंट्री आ गए, नीदरलैंड आ गया, सारी दुनिया के लिए ड्यूटी लगती है, इसे बोलते हैं हम लोग डबल कॉलम। तो सिंगल कॉलम में जैसे इंडिया की जो फ्रेंडली कंट्री है जैसे यूके हो गया, ठीक है, और फ्रेंडली कंट्री में ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो इनसे कह दिया गया कि आप अगर सामान लोगे तो हम आप पे सिर्फ 2% ड्यूटी लेंगे। ठीक है, और बाकी कंट्री 4% ड्यूटी देंगी। तो सिंगल कॉलम कहलाता है जो अपने जो परम मित्र हैं उनसे कम लेना पैसा। डबल कॉलम मतलब होता है एक डिसाइड कर दिया गया कि 4% है ड्यूटी, फिर चाहे कोई भी कंट्री हो 4% ही देगा, सिर्फ कौन का, यूके और ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के। तो ये पूरा ट्रेड रिलेशन आज क्लियर हुआ क्या होता है।
देखो ट्रेड रिलेशन दो टाइप का होता है, कि इंपोर्ट होता है, एक एक्सपोर्ट होता है। इंपोर्ट होता है टैरिफ और नॉन टैरिफ होता है, ठीक है। टैरिफ हमारे चार टाइप के होते हैं, एक होता है ओरिजिन, एक क्वालिफिकेशन, एक पर्पज और एक ट्रेड रिलेशन। तो ओरिजिन का मतलब होता है कि वो सामान कहाँ पर पैदा हुआ, इंडिया में हुआ या तो वो चाइना में हुआ। इंडिया में अगर अगर हुआ है तो फिर एक्सपोर्ट बोलेंगे, जब बाहर बेचोगे ठीक है तो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगी। चाइना का सामान यहाँ पे आ रहा है तो इम्पोर्ट ड्यूटी लग गई। क्वालिफिकेशन मतलब होता है कोई ऐसा सामान है जो बहुत ही जरूरी वाला सामान है, हमारे यहाँ बनता नहीं है, तो फिर ये हम लोग लगाते हैं, स्पेसिफिक ड्यूटी लगाते हैं। फिर आगे आता है एड वोलेरम। एड वोलेरम का मतलब होता है कि हम किसी चीज को ऐड कर रहे हैं। तो एड वोलेरम का मतलब चीजों को जोड़ना। कैसे? जैसे ये मानिए कि मोबाइल फोन की बात ही कर रहे थे, बहुत अच्छा मोबाइल फोन कोई बन रहा है स्पेसिफिक, जो एकदम अलग है बाकी कंपनियों से, तो इंडिया को मजबूरी लेना पड़ेगा ही। तो उस पर स्पेसिफिक लगा दिया गया है कि आपकी इतनी अच्छी चीज है तो आप पे 4% अलग से लगा रहे हैं ड्यूटी। अब एड वलेरम का मतलब है एक अलग से ड्यूटी उस पर लगा दी गई, 4% लगाएगी। बाद में कह दिया गया कि आप पर 100 पीस पे 2% आप और दोगे हमें ड्यूटी, तो फिर बोल देंगे एड वलेरम। अब इन दोनों को जोड़ दो तो बनता है हमारा कंपाउंड ड्यूटी। कंपाउंड ड्यूटी का मतलब होता है इन दोनों को जोड़ दिया। तो कैसे जोड़ा? स्पेसिफिक में कह रहा था 4% ड्यूटी, एड वलेरम में कह रहा था कि पर 100 यूनिट पे 2% ड्यूटी। कंपाउंड कहलाने लगा कि 4% ड्यूटी हम टोटल लेंगे, लेकिन हर 100 यूनिट पे हम 2% एक्स्ट्रा लेंगे, तो फिर बोल देंगे कंपाउंड। मतलब स्पेसिफिक प्लस एड वलेरम इक्वल टू कंपाउंड। फिर आता है पर्पज। तो पर्पज जो हमारा 3 टाइप का लिखा है, रेवेन्यू ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटर वैलिंग। रेवेन्यू का मतलब होता है कि रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जब कोई ड्यूटी लगाई जाती है उसको बोल देते हैं रेवेन्यू ड्यूटी। क्यों लगाई जाती है वो आप बैक करके वीडियो सुन लीजिएगा। फिर आता है एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो एंटी डंपिंग का मतलब होता है कोई भी कंट्री हद से ज्यादा अपने सामान ना पटक सके, उसलिए लगती है एंटी डंपिंग ड्यूटी। कंट्रोल रखने के लिए कि ज्यादा सामान ना रख सके ताकि हमारी यहाँ की लोकल इंडस्ट्रियों को दिक्कत ना हो जाए। फिर काउंटर वैलिंग का मतलब होता है कि अगर कोई सस्ता सामान दे रहा है, इंडिया की मजबूरी है कि हमारे यहाँ पे गरीब लोग रहते हैं तो सामान लेना ही पड़ेगा, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि वही सामान हमारी इंडियन कंपनी बना रही है तो उनको नुकसान ना हो। इसके लिए हम उनको थोड़ा इंसेंटिव दे देंगे। इंसेंटिव कैसे? टैक्स में उनको थोड़ी बहुत छूट दे देंगे, या उनके लिए कुछ एक ऑफर निकाल देंगे कि आप लोन ले सकते हो कम इंटरेस्ट रेट पे। तो उसको काउंटर करने के लिए कहीं ना कहीं से पैसा चाहिए होगा ना गवर्नमेंट को, तो उसे बोलते हैं हम लोग काउंटर वैलिंग ड्यूटी, कि अलग से इंडस्ट्री को जिंदा रखने के लिए 1-2% की ड्यूटी लगा दी गई, ताकि जिस इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है उसको जाके एक मुआवजा दे दिया जाए। फिर आता है ट्रेड रिलेशन। 2 टाइप का होता है, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम। सिंगल कॉलम होता है जो अपनी परम मित्र कंट्री है उनके साथ में जब आप रिलेशन करते हो तो उनको थोड़ी ज्यादा ज्यादा छूट दे देते हो, कि आपका सामान आएगा तो 2% ऐसा करते हैं, हम आपसे छूट आपको छूट देते हैं, और जब हमारा सामान जाएगा तो 2% आप दे देना। अब डबल कॉलम मतलब होता है कि एक कैटेगरी बना दी जाती है कि हाँ 4% कोई भी कंट्री लेगी, 4% हम उससे टैक्स लेंगे। तो ड्यूटी मतलब टैक्स, तो 4% ले रहे हैं तो जितनी सारी दुनिया की सारी कंट्री आ जाएंगी, सब पे 4-4% हो गए। अब जब अगर आपकी दोस्त कंट्री आ रही है जैसे यूके हो गया और ऑस्ट्रेलिया, हमारी जो फ्रेंडली कंट्री है, तो उनसे हम लोग 2% लेंगे, उसे हम लोग सिंगल कॉलम कैटेगरी में रख देंगे। बस ये समझिए, टैरिफ जो हमारा ड्यूटी होती है वो सबसे ली जा रही है, बस उसको हम लोग किस किस जगह पे रख रहे हैं, उसको रखने की जगह पे हम लोग इतने तरीके से उसको दिखाया गया है, ठीक है। कि जैसे टैक्स 100 रुपए लिया तो 100 रुपए का टैक्स वो किस कैटेगरी का है, अगर वो हमारा इम्पोर्ट ड्यूटी का है कि स्पेसिफिक का है, अलग अलग टैक्स को अलग अलग जगह पे रखना, उसी को बोलते हैं हम लोग, ये पूरा चार्ट है, ठीक है। तो एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, पूछ देगा कि ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज, इंटरनेशनल ट्रेड में ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज की ड्यूटी कितने टाइप की होती है, तो रेवेन्यू आती है, एंटी डंपिंग आती है और काउंटर वेलिंग आती है। तो ये क्लियर हुआ, ये तो हमारा होता है टैरिफ हो गया। अब आता है नॉन टैरिफ। इतना क्लियर? ठीक है, आगे देखते हैं। मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी लिंक में मैं डाल दूंगा वीडियो, उसमें मैं बताऊंगा नॉन टैरिफ बैरियर कितने टाइप के होते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है नॉन टैरिफ बैरियर के बारे में, कि कोटा होता है, एक प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये सारी चीजें मैं यही बता दूंगा।